अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिर्जा, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपने लास्ट चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 13 था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, यानी कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और हम इस चैप्टर में स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन को स्टडी करेंगे। इसको हम बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज जो हमारा चैप्टर है जिसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से। अगर मैं आपको करंट के बारे में बताऊं तो उसमें यही है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, किसी भी बॉडी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो उसके अंदर से जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जब वो होती है तो हम उसको कहते हैं उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और हमारे पास जो करंट है ना, इसको ना डिनोट किया जाता है Q ओवर T से, यानी कि चार्ज ओवर टाइम, यानी कितना चार्ज गुजर रहा है सम यूनिट टाइम, तो हमारे पास वो करंट कहलाता है। आप ये सामने अपनी फिगर देख सकते हैं कि कैसे जब हम एक बैटरी के साथ हम एक कोई भी लोड कनेक्ट करते हैं, लोड से मुराद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, जब उसको कनेक्ट करते हैं और जो ही हमारा सर्किट कंप्लीट होता है तो आप देखें कैसे उसके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अनदर टर्मिनल। और जो ही हमारा सर्किट कंप्लीट होता है तो हमारे पास वो लोड जो है चलता है। अब इधर हमारे पास वो लोड है जिससे मुराद मेरी लैंप है, वो लैंप हमारे पास ग्लो करता है जब भी हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। और यही हमारे पास मूवमेंट ऑफ करंट की एक बड़ी निशानी है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि बैटरी के जो दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, हमारे पास जो चार्जेस हैं वो फ्लो किस डायरेक्शन में करते हैं। तो हम इसमें एक कन्वेंशन लेते हैं कि जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बेसिकली चार्जेस निकलते हैं और वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक जा रहे होते हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम अ पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। और हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो हमारा हमने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था क्या, कि जब भी हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं जो अमाउंट ऑफ बर्डन लग रहा होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इसी में हमारे पास एक चीज है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं फिर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर causes the dissipation of energy into other forms of energy as changes flow through the circuit। यानी कि हमारे पास जो बैटरी के अंदर जो ही हम बैटरी को किसी भी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट होता है ना वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि उसके एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में, और इसी से हमारे पास जो टर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो ईएमएफ है ना वो रिलेट कर रही होती है। अब ईएमएफ बेसिकली है क्या, ये वो एनर्जी है जो हमारे पास जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना उसको इलेक्ट्रिकल करने में जो यूज होती है। फॉर एग्जांपल जब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है ना गुजरता है बैटरी में से, यानी कि आप देख सकते हैं एक सर्किट आपके सामने जिसमें आप देखें कि एक बैटरी है और बैटरी कनेक्ट हुई हुई है एक स्विच के साथ और जो कि बल्ब के साथ। जो ही हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं यानी कि स्विच को हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास वो बल्ब ग्लो करता है, और इस दौरान हमारे पास जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और हमारे पास जब 1 कूलम चार्ज इसमें से गुजरता है तो वो हमारे पास ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ को बेसिकली हम डिनोट करते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज से, और एनर्जी को हम W से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से। इसके बाद जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस हुआ है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ यही है कि जो हमारे पास वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है अगर हम इसकी बाकी पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर दें, लाइक टेम्परेचर को और डिफरेंट चीजों को। इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और आपको ये बात पता है कि जो ही हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट आर लगाते हैं, और जो हम कांस्टेंट आर लगाते हैं वो हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें कोई भी हमारे पास पावर नहीं है तो इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल लीनियर बनता है जो करंट और वोल्टेज के अक्रॉस आता है, और इसकी जो स्लोप होती है वो हमारे पास रेजिस्टेंस को शो कर रही होती है जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। यानी कि जो ऑपोजिशन हमारे पास इस सर्किट में जनरेट हो रही है वो हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है, और रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ओहम्स। ठीक है, और ओहम को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस उसके जनरेट हो रहा जब हम उसके अंदर
बैटरी को कनेक्ट करें। यह इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पीयर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट, यानी कि इसके अंदर जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट का जनरेट हो रहा है और उसके अंदर से जो करंट गुजर रहा है ना वो भी 1 एम्पीयर का गुजर रहा है, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, कि इनका ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर बेसिकली होते हैं क्या और इनकी वीआई में क्या रिलेशन है। देखें, ओहमिक कंडक्टर जैसे कि नाम से ही जाहिर है ऐसे कंडक्टर जिनके अंदर ओहम्स लॉ ओबे हो रहा हो, और नॉन ओहमिक कंडक्टर जिसके अंदर ओहम्स लॉ ओबे ना हो रहा। ओहम्स लॉ ओबे करने का मतलब मेरा यह है कि इसकी जो ना कांस्टेंट रेजिस्टेंस है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस, कि जितने ज्यादा वोल्टेज चेंज करते रहें उसकी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, इनका ग्राफ बिल्कुल लीनियर होता है, जबकि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता, वो नॉन लीनियर ग्राफ होता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। लाइक रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी भी ज्यादा कंडक्टर या कोई भी जो जिसके अंदर से हम अपना करंट पास करवा रहे हैं उसकी लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो हमारे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। और एरिया के ये बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दूं तो मेरी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इसी के साथ अगर मैं दोनों को जोड़ूं यानी कि कंबाइन करूं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A होता है। और मेरे पास अगर मैं उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो मैं एक कांस्टेंट लगाता हूं जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L ओवर A, और इस रेजिस्टिविटी के हमारे पास जो यूनिट है वो होते हैं ओहम्स मीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद है कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। आपके जो हमने अपने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को पढ़ा, हमने दो कम्बिनेशंस पढ़े थे, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसी तरह सेम यही दो कम्बिनेशन हमारे पास रेजिस्टेंस में बन रहे होते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में यही हो रहा होता है कि हमारे जो रेजिस्टर्स होते हैं ना वो कनेक्ट होते हैं साइड बाय साइड, यानी कि रेजिस्टेंस का जो एक टर्मिनल होता है वो दूसरी रेजिस्टेंस के साथ और फिर उसका दूसरी वाली का तीसरी के साथ कनेक्ट होता है और इसके अंदर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा होता है। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है 1 2 3 जितनी भी हैं उनके सारों के एक टर्मिनल हमारे पास एक टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं और बाकी दूसरे टर्मिनल जो होते हैं वो हमारे पास दूसरे टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें अब होता यह है कि जो हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना उसके अंदर हमारे पास करंट थ्रू आउट द होल सर्किट सेम होता है, यानी कि जो I होता है वो I1 I2 I3 यानी कि रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 से गुजरने वाला जो करंट है वो हमारे पास सेम होगा, जबकि इसमें वोल्टेजेस हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास जो वोल्टेजेस होते हैं ना वो सेम रहते हैं और करंट इनके जो है डिवाइड होते हैं, यानी कि जो I होता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 के, जबकि इसमें हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं पैरेलल वाले केस में। ठीक है, और हमारे पास के बाद जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद में यही है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है ना किसी बॉडी में तो जो उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। करंट के बारे में जिसको पता ना कि I हमारे पास Q ओवर T के इक्वल होता है और Q हमारे पास IT के, तो इसी तरह हमारे पास जो एनर्जी है ना उसको हम ना W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होती है V इंटू I इंटू T। V से मुराद मेरे पास वही पोटेंशियल डिफरेंस है, I से मुराद करंट और T से मुराद मेरे पास टाइम है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं यानी कि V की, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो क्या होता था मेरे पास IR, और अगर मैं इस V को अपनी इस इक्वेशन में यानी कि W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T वाली में पुट करूं तो IR जब IT से मल्टीप्लाई होगा तो वो I स्क्वायर RT हो जाएगा, और यही मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए टर्म यूज होती है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट्स, और आपको ये बात पता है कि जो ड्यूरेशन T में हमारे पास करंट गुजर रहा होता है किसी भी टाइम T में वो हमारे पास डिसिपेशन कॉज करता है। यानी कि आप देखें अगर आप इलेक्ट्रिक फैंस की बात करें, आप इलेक्ट्रिक आयरन की या फिर किसी हीटर की, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। अब इसको हम ना इन टर्म्स ऑफ ना वॉट मेजर भी करते हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर भी यही चीज है जिसकी डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। कि अगर मैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पर यूनिट टाइम गुजर रही है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगी, यानी कि P इज इक्वल टू W ओवर T, और इसको भी हम वॉट में मेजर करते हैं। और इसका एक और यूनिट है किलोवाट, यानी कि जो बड़ा यूनिट है, जब 10 की पावर 3 होती है, हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे अपनी लास्ट क्लास में। हमारे घर जो इलेक्ट्रिक बिल आता है उसके अंदर जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर्स मेजर होते हैं, यानी कि कितने किलोवाट जो हमारी बिजली है या कितने किलोवाट हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक आवर में यूज हुई है। ठीक है, अब इससे मुराद में ये है कि अगर हमारे पास 1 किलोवाट एनर्जी अगर 1 आवर में जनरेट हो तो हमारे पास इक्वल होती है 3.6 मेगा जॉल के। 1 किलोवाट से मुराद मेरी ये 1000 वाट, और उसको जब हम 1 आवर यानी कि 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.6 इंटू 10 टू रेज पावर 6 जॉल आएगा, जो कि हमारे पास 3.6 मेगा जॉल भी हम कह सकते हैं।
और हमारे इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो डीसी और एसी है, यानी कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट से मुराद मेरी यही है ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना कर रहा हो, वो हमारे पास डायरेक्ट करंट कहलाएगा। और अल्टरनेटिंग करंट से मुराद मेरी ये है कि ऐसा करंट जो विद सम स्पेसिफिक इंटरवल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, यानी कि पहले अप फिर डाउन। इसके लिए ना हम डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल डीसी जो होता है यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए। और एसी हमारे पास डिफरेंट, एसी में हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इसके अलावा हमारे घरों की जितनी भी होम अप्लायंसेस होती हैं वो एसी पे चल रही होती हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हमारे पास डीसी अप्लायंसेस भी आ रही हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर के जितने भी मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट बताए जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इरसा फ्रॉम tutorial.pk।